नमस्कार, मैं इरफान राही टीएफआई हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं और हिंदी दिवस और हिंदी भाषा हमारे रग-रग में बसा है। हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है। हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जिसको हम पूरी दुनिया में लेकर के जाते हैं और हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी बात अपने किसी भी प्रदेशवासी से, किसी से कह सकते हैं। तो इस हिंदी में बहुत सारी रचनाएँ और बहुत सारी पुस्तकें लिखने वाली एक साहित्यकार हमारे बीच हैं। आप हैं रेणु सैनी जी। रेणु सैनी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत टीएफआई हिंदी में। आपकी 40 से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो 1997-98 का जी, वर्ष है जब हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बिल्कुल। हम और आप और हमारे हम उम्र के जो ऐसे नवोदित लेखक हुआ करते थे, उसमें हम जुड़े। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बचपन से ही समाचार पत्र पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मुझे याद आता है आज भी वही जैसे 96-97 का वर्ष होगा, स्कूल में कॉलेज जी, में पढ़ रहे थे, तो कहीं पर नज़र पड़ी नवोदित लेखन पुरस्कार। जी, तो बस उसके बाद क्या था कि जब लगता है कि कोई प्रतियोगिता हो रही है जी, और अगर आपको लिखना आता है, तो मानो कि आपको पंख मिल जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो बस फिर रचना लिखनी प्रारंभ कर दी और उसको भेज दिया और संयोगवश जो पहली ही रचना थी उस पर नवोदित पुरस्कार भी मिल गया। जी, तो कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा, सुहागा। वही वाली बात चरितार्थ हो गई। जी। फिर वो जो पंख थे उन्होंने थोड़ा खुलना शुरू कर दिया। कौन-सी कहानी थी आपकी? 1997 में खोज मेरी कविता थी जिसको पुरस्कृत हिंदी अकादमी के नवोदित लेखक लेखक पुरस्कार से किया गया था। जी। आपकी कौन-सी ऐसी मैंने लेख लिखा था और जी, लेख धर्म संप्रदाय कुछ इस विषय पर था। लेख में तो उन्होंने कहा था कि आप जैसे भी अपना जी, कोई लेख मौलिक दीजिएगा, जी, तो एकता और सांप्रदायिक भावना इस पर लेख था जिसको कि पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ था जी, प्रारंभ में। तो वो शुरुआत थी, उसके बाद फिर बस ये लगता था कि आप लिखते रहिए, छपना ना छपना दूसरी बात है। जी। लिखने से आपको अपने आप एक मानसिक और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। मैं आप ये तो आपने यानी कि शुरुआत जो हुई हिंदी साहित्य से जुड़ने की वो हिंदी अकादमी दिल्ली हाँ जी। की इन विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हुई। जी। आज के दौर में जो हिंदी की दशा है, आप कितना सही मानती हैं या उसमें क्या कहना चाहेंगी आज की हिंदी के बारे में? बहुत ही आपने ज्वलंत जिसको बोलेंगे एक प्रश्न किया है। देखिए अगर हम इसको बहुत गंभीरता से इस पर विचार-विमर्श करें, तो मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। लेकिन एक हमारी जो मानसिक जो हमारा जो माइंड फ्रेम है ना, वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि हम जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उन पर हमारा तुरंत फ़ोकस चला जाता है। जी, लेकिन जो सकारात्मक होते हैं पहलू, उन पर कम जाता है। जी, तो जैसे अभी हम ये बोलते हैं बहुत अधिक कि हिंदी भाषा जो है, वो बहुत कम आ रही है या बहुत धीरे-धीरे वो भी लुप्त होती जा रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, यह बात मतलब सत्य है ही नहीं क्योंकि आप देखेंगे आजकल बहुत जो छोटे-छोटे लेखक हैं वो अपनी हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। हुँ, और हम सभी जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है प्रारंभ से ही जी, जब से हिंदी मतलब अस्तित्व में आई है कि वो बहुत ही परिपक्व भाषा है और परिपक्वता हम उसको बोलते हैं जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलती है। बिल्कुल। जैसे जो हिंदी है उसके अंदर संस्कृत के शब्द मिलते हैं, फ़ारसी के शब्द मिलते हैं, उर्दू के शब्द मिलते हैं, तद्भव शब्द मिलते हैं, देशज शब्द मिलते हैं और जितनी भी हमारी बोलियाँ हैं उनके शब्दों को भी वो अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। तो एक तरह से जो हिंदी है वो एक मतलब इतनी विश्व पटल पर इतनी अधिक छा गई है कि आप अगर कहीं पर भी हिंदी बोलकर देखिए, तो वो कुछ ना कुछ शब्दों को ज़रूर ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो उसकी अपनी शब्दों अपनी भाषा से आए हुए होते हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि हर भाषा के शब्दों को अपने अंदर समाहित करती हुई चलती है। हिंदी कह सकते हैं कि इस बात को समझती है कि समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप रक्षा मंत्रालय में एक हिंदी अनुवाद अधिकारी के रूप में कार्य करती हैं। जी। जो भारत सरकार के या कि विभिन्न प्रदेशों के या राज्य सरकारों के ऐसे मंत्रालय या विभाग हैं, उनमें हिंदी को कितना प्रचार-प्रसार मिला है उनके द्वारा?
ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा देश परतंत्र था, तो उस समय जितने भी सरकारी कार्यालय थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों की मानसिकता के अनुरूप कार्य होता था जी, और वो अंग्रेज़ी प्रणाली में ही होता था। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ, तो हमारे जो राजनेता थे, उनको यह महसूस हुआ कि एक ऐसी भाषा होनी ज़रूरी है, जो कि राजकाज की भाषा का अंग बने और वह भाषा हिंदी चुनी गई। जी, लेकिन ये विडंबना रही कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी भी चलती रही, तो हिंदी जो है वो कहीं गौण रूप से होती रही कि अगर आप अंग्रेजी में मूल रूप से लिखेंगे तो हिंदी में उसका अनुवाद जाएगा। लेकिन जो हिंदी है वो यहीं पर बस मात खा रही है, क्योंकि हम उसे कार्यालय की भाषा बनाकर उसको चलाना चाहते हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि अगर आप हिंदी को देखिए, अधिकतर जो आप बोलते हैं उसको लोग अधिक ग्रहण करते हैं, उसको समझते हैं। तो हमें जो अपने सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि आम भाषा में प्रयुक्त होती हो। अभी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं प्रशासनिक शब्दावली में, जो कि लगता है कि अगर प्रयोग किए जाएँगे तो बहुतों को समझ ही नहीं आएँगे। जी, तो जैसे कि मैंने कहा, हिंदी एक विशाल भाषा है जो कि बहुत सारे शब्दों को लेकर चलती है। जी, फिर भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जो भारत सरकार के हैं, जहाँ पर हिंदी प्रमुखता से छाई हुई है। जैसे? अगर जैसे कि देखिए, मैं अपने ही ऑफ़िस की बात करती हूँ, मैं जी, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय यानी एनसीसी में कार्यरत हूँ और हमारा जो प्रमुख काम है, वो कैडेटों को भावी भविष्य के लिए निर्माण करना है। जी, एक तरह से जो कैडेट्स हैं, हमारा मकसद सिर्फ़ उनको सेना की तरफ अग्रसर करना नहीं है, बल्कि उनको ऐसे तैयार करना है कि जीवन के हर मोड़ पर वो खुद को तैयार कर सकें। चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जीवन के क्षेत्र में हो या चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हो। जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत छोटी-छोटी बातों पर हताशा और तनाव हमारे अंदर घर कर जाता है, जिससे कि जो युवा लोग हैं, वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। मगर अगर आप उसको अच्छे तरीके से, जो हमारी एनसीसी है वो यही सिखाती है कि देखिए, जीवन में 2 ही पहलू होते हैं, एक दुःख और सुख। अगर दुःख है तो सुख भी है, सुख आएगा तो दुःख भी आएगा। बिल्कुल। तो उन दोनों को आपको समान तरीके से लेना चाहिए और अगर दोनों को समान तरीके से लेते हैं ना, तो कहीं न कहीं जो आपकी समस्याएँ होती हैं, वो अवसरों में बदल जाती हैं। इसीलिए चुनौतियों को, समस्याओं को आप समस्या ना देखकर उनको चुनौतियों के रूप में ग्रहण करें कि ये एक चुनौती है, जिससे मुझे पार पाकर आगे जाना है। कितना अंतर पाती हैं आप? आपने देखा होगा पहले दूरदर्शन पर और आकाशवाणी में अभी भी बिल्कुल, होता है समाचारों का प्रसारण। वो जो भाषा आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार वाचकों की होती है, बिल्कुल, वो एक शुद्ध हिंदी होती है। बिल्कुल, और आज के जो टीवी चैनल्स हैं, उसमें जो हिंदी के नाम पर जो भाषा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मैं बिल्कुल। मानता हूँ। कहीं न कहीं उसमें अंग्रेज़ी घुसती चली आ रही है। उसको कितना सही मानते हैं आप? बिल्कुल, आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया, वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। मगर आप देखिएगा कि जब भी अगर आपको ये आती है कि तथ्यपूर्ण समाचार कौन-से हैं, जी, तो कहाँ पर जाते हैं लोग? दूरदर्शन या आकाशवाणी पर ही भरोसा करते हैं। क्योंकि दूरदर्शन या आकाशवाणी पर जो भी समाचार या जो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो बहुत सोच-विचार कर, बहुत कह सकते हैं कि बहुत कार्य करने के बाद किया जाता है। और ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, जब ये प्रयोग करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपनी टीआरपी बढ़ाना होता है और देखिए, टीआरपी वो उन्हीं से बढ़ेगी क्योंकि जब वो अपने दर्शकों को वो परोसेंगे जो कि वो समझते हैं। कई अग- बार उनकी जो न्यूज़ लाइन लगी होती है, उस पर मात्राएँ सही नहीं होती, उस बिल्कुल, पर बिंदु नहीं होती हैं, है और है में वो अंतर नहीं। बिल्कुल, तो हिंदी के साथ ये खिलवाड़ मतलब एक बड़े कॉर्पोरेट जो ऐसे चैनल्स हैं, वो भी करते हैं। बिल्कुल, तो वो उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, चैनल्स ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी भाषा की कोई भाषा की मूवी देख रहे हैं, अगर उसका हिंदी में आ रहा है कोई नाटक, तो उसमें भी वो गलत हिंदी का प्रयोग करते हैं। छोटी की, बड़ी की में ही उनको अंतर नहीं पता होता जी, है। बहुत सारे शब्दों को वो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि देखिए, उनका जो मकसद है, वो भाषा को सुधारना तो बिल्कुल नहीं है। उनका मकसद केवल अपना जो कथानक वो दिखाना चाहते हैं, किसी न किसी तरह लोगों को उसके माध्यम से उसको पहुँचाना है। और वो ये समझते हैं कि जो अधिकतर जो ये वाले सीरियल देख रहे होंगे, वो बहुत पढ़े-लिखे लोग नहीं होंगे, वो ये भी सोचते हैं। जी, क्योंकि जो बहुत शिक्षित लोग होते हैं, हम सभी जानते हैं, इतना उनके समय पास इतना समय ही नहीं होता कि वो इनकी तरफ अपना ध्यान जी, अग्रसर करें। और जो सीरियल्स होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ऐसे दर्शकों को अपनी ओर खींच कर लाना होता है, जो उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं, जिनके पास काम नहीं होता है और जो अपना जो समय है, वो इन्हीं चीज़ों में बिताते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो मुझे नहीं लगता होगा कि वो भाषा की तरफ ध्यान देते भी होंगे। रेणु जी आप कमेंट्री करती हैं। जी। आप 15 अगस्त, 26 जनवरी हाँ की जी।
जो कार्यक्रम समारोह होते हैं, उनकी कमेंट्री करते हैं, जी। उससे जुड़े कुछ अनुभव और आपने किस-किस कार्यकाल में कुछ ऐसे या आपके संस्मरण हमारे दर्शकों को जी, बताइए? बिल्कुल। देखिए सच कहूँ तो बहुत खूबसूरत पल होते हैं, जब आप अपने भारत देश के गर्व को राजपथ पर परेड करते हुए देखते हैं और जब हम ये देखते हैं कि जो हमारी सैन्य शक्ति है, वो कितनी अधिक बढ़ चुकी है। अगर मैं आपको अभी हाल ही का बताती हूँ अपना अनुभव 2024 का, जब मैं परेड कर रही थी, तो जितनी भी परेड आ रही थी, तो मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब मैं बोलती थी कि जब जो उनका नेतृत्व करने वाली एक महिला होती थी। और इस बार तो बहुत सारी टुकड़ियाँ ऐसी गईं, जिनका नेतृत्व महिलाओं ने किया और पीछे उनके पुरुष चल रहे थे। जी। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो महिलाएँ हैं, वो बहुत सारे क्षेत्र अब ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ़ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा ही नहीं मिला रही हैं, बल्कि वो उनसे दो कदम आगे भी बढ़ गई हैं और उससे भी अच्छी खुशी की बात मुझे ये लगती है कि बढ़ाने वाले भी उनको पुरुष ही हैं। जी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पुरुष और महिला एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों अगर एक-दूसरे को बढ़ाएँगे, तभी देश प्रगति की ओर जाएगा। कि अगर आप पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो हमारा देश कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा। और दोनों क्योंकि महिलाएँ भी अब उसी तरीके से सोच सकती हैं। कहते हैं ना कि देखिए, महिलाएँ तो बचपन से वो इस तरीके की होती हैं कि आप उनसे बहु कार्य करा सकते हैं। वो अब जब एक एक जो महिला होती है, वो गृहिणी बन जाती है, तो हम सभी जानते हैं, हमने अपनी माताओं को देखा है कि वो किस तरह से पूरे परिवार के खाने-पीने का प्रबंध करती हैं, वित्तीय प्रबंध करती हैं, घर कैसे चलाना है कुशलता से वो प्रबंध करती हैं, बच्चा बीमार हो गया उसको कैसे स्वस्थ रखना है वो ध्यान देती हैं, पढ़ाई में बच्चा कहाँ पर है उस चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो एक महिला बहुत सारे मोर्चों पर अकेली डटी रहती है और शायद इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, इसीलिए माँ है। रेणु जी, आप जैसे कमेंट्री करते हैं और मैं समझता हूँ कि हिंदी की कमेंट्री को पूरा भारतवर्ष जी, बहुत ही लगाव से, चाव से सुनता है। जी, उसमें जो शब्द होते हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं कि सीना गर्व से चौड़ा हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो थोड़ी-सी कमेंट्री की एक झलक हमारे दर्शकों को आप बताइए। गोया कि हमारे देश की हमारी जो राष्ट्र शक्ति है, वो हमारे जो मिसाइल्स हैं, वो निकल रही हैं आपकी आँखों के सामने से और आप उसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं। जी, मैं देखिए किसी महिला टुकड़ी का ही बताती हूँ और अब आप सामने से देख सकते हैं कि नेवी की महिलाओं की टुकड़ी यहाँ पर चली आ रही है, जिसकी कमान सँभाली हुई है कमांडर अवनीत कौर ने और बहुत खुशी होती है जब हमारे देश की बेटियाँ इतनी गति से आगे बढ़ते हुए चलती हैं। हमारे सामने यहाँ पर दर्शक जो अपनी छोटे-छोटे बच्चों को लेकर खड़े हुए हैं, मुझे लगता है आज अगर वो बच्चियाँ देख रही हैं, तो उनकी आँखों में भी ऐसे ही रंगीन और खूबसूरत सपने होंगे। वो भी कल एक दिन यही सोचेंगे कि इसी आपत पर वो भी इसी तरह से परेड करेंगी और अपने देश को भविष्य की ओर लेकर जाएँगी, विकास की ओर लेकर जाएँगी, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नाम नज़र आएगा, हमारा भारत देश सबसे ऊँचा, सबसे उज्ज्वल, सबसे धवल। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। रेणु जी, आप नवभारत टाइम्स में उसके अलावा भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं, जी, उसमें आप कॉलम लिखती हैं। एक अदा, जी, नवभारत टाइम्स का बहुत पुराना जी, जी। एक ऐसा कॉलम है जो बहुत रोचक होता है, बहुत जानकारी। उसको आपने कब लिखना शुरू किया? संकलन या उसका संग्रहण आपने कब से शुरू जी। किया? देखिए अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरे लेखन की जो मुख्य शुरुआत थी वो एकदा से ही होगी। मैं शायद 15 या 16 साल की थी। शुरू में तो लिखती ही रहती थी कॉपी किताबों में, लेकिन जो मेरी पहली रचना थी वो एकदा ही थी। क्या बात! और मेरी उम्र होगी यही कोई 15-16 वर्ष की। नवभारत टाइम्स में मैंने भेज दिया, तो उस समय तो ईमेल वगैरह क्या नहीं। प्रसंग था वो? वो प्रसंग तो मुझे अब याद नहीं, देखिए बहुत अच्छा। पुरानी बात हो गई है, जी। तो ये तो मुझे ध्यान नहीं है कि प्रसंग क्या वैसे था। अक्सर एक अदा में हुँ। क्या-क्या कौन-सा विषय होता है? आप अपना बताएँ कुछ? बिल्कुल। देखिए जो एकदा होता है उसमें हम जो हमारे बहुत ऐसे महापुरुष, महानुभव हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे अभी जो मेरा मैं अभी बताऊँ हाल ही में जो मेरा प्रसंग कल-परसों में आया था, वो अन्नामणि पर था। हुँ। तो उस प्रसंग को जब मैंने मतलब वो छपा, तो मेरे पास पाठकों के इतने सारे मैसेजेस आए, संदेश मुझे प्राप्त हुए, जिनको पढ़कर मुझे एक आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हुई कि देखिए मेरा लेखन सही दिशा में है। बहुत से पाठकों का ये जवाब था कि अन्नामणि को हम जानते ही नहीं थे कि वो कौन थी। मैं बता दूँ यहाँ पर कि जी। अन्नामणि मौसम वैज्ञानिक थीं और जब हमारा जो पहला रॉकेट छोड़ा गया था, तो उस समय मौसम की गणना का अनुमान अन्नामणि ने ही लगाया था। तो उस समय बचपन से ही उनका सपना था, उनके पिताजी भी काफ़ी शिक्षित थे,
तो उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि मुझे आगे जाकर कुछ करना है। विदेश से वो पढ़कर लौटीं और मौसम उसमें काफ़ी उन्होंने गहन शोध अध्ययन किए और इस तरीके से उन्होंने हमारे देश को मौसम के बारे में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उनको जानना चाहिए क्योंकि अभी भी लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी वैज्ञानिक नहीं बन सकती या गणित के क्षेत्र में नहीं जा सकती। मगर अन्ना मणि ने इस बात को पूरी तरह झुठला दिया और बहुत पुरानी बात हो गई। सन 2001 में तो वो हमें छोड़कर चली भी गईं, लेकिन जो कार्य वो करके गई हैं, मुझे लगता है वो सदियों तक हम सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। बिल्कुल। 40 लगभग पुस्तकें आपने हाँ जी। लिखी। ये अपने आप में इतनी कम उम्र में एक बड़ा आपका एक कारनामा है। जी, सबसे धन्यवाद। पहली पुस्तक आपकी कौन-सी थी? सबसे पहली पुस्तक जैसा कि आपने कहा मेरी एकदाओं पर ही थी। एकदा अच्छा। का संकलन था दिशा देती कथाएँ। क्या बात! वो मेरी पहली पुस्तक थी जो 2008 में आई थी। 2000 अगस्त 2008 के आसपास वो मेरी आई थी। उसके बाद जब कहते हैं ना कि जब आपका जो काम है, वो एक पुस्तक के रूप में आपके समक्ष आ जाता है और एक जो लेखक होता है, उसके लिए उसकी हर पुस्तक एक शिशु के समान होती है, बिल्कुल। जिसको पाल-पोस कर पूरी तरह से वो उसको बड़ा करता है, फिर उसके सामने आती है, फिर पाठकों के समक्ष जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद अगर मैं कहूँ मेरे लेखन को और अधिक पंख मिले, फिर मैंने एक पांडुलिपि अपनी बाल कहानियों की बनाई थी, बचपन का सफ़र। जी। तो वो भी मैंने जैसे कि हम हिंदी अकादमी के बारे में पढ़ते थे अखबार में, तो मैंने समाचार नवभारत टाइम्स में पढ़ रही थी, तो वहाँ पर लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार सम्मान। जी। तो हालाँकि वो मैंने सिर्फ़ पुस्तक मेरी छपी भी नहीं थी, कहानियों का संकलन था, मेरी बाल कहानियाँ थी, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ भेजनी चाहिए। तो वो मैंने उसको उसकी पांडुलिपि बनाकर और वो मैंने भेज दी। जब मैं भेज रही थी उसको, तो उस समय मेरी उम्र होगी 29-30 के 2009 की बात है। जी। तो जब मैं उसे बेच रही थी, तो सभी लोगों ने मुझे कहा कि बहुत बड़ा पुरस्कार है और आपकी तो रचनाएँ आई आपकी तो कोई पुस्तक ही नहीं आई। जो दिशा देती कथाएँ उसको पुस्तक हम नहीं नहीं कहते, कंसिडर संकलन करेंगे। है वो तो आपका। क्योंकि तो आप ना इसमें तो बड़े-बड़े लोग मतलब पुरस्कार की आस लगाते हैं और आपकी तो कोई पहचान ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब पढ़ा समाचार पत्र में भेजने में क्या हर्ज है? सही बात। क्योंकि हम कोशिश ना करें ये तो सही बात नहीं बिल्कुल, ना। बिल्कुल। कोशिश करने के बाद सफलता ना मिले तो दूसरी बात है। जी। मैंने भेज फिर कुछ दिया। सीखने को मिलता है। बिल्कुल। मैंने भेज दिया और आप यकीन नहीं करेंगे मैं अपने ऑफ़िस में थी, तो मेरे पास मेरे पिताजी का फ़ोन आया, तो पिताजी ने कहा कि हाँ, क एक फ़ोन आया था और उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा, बस वो एक ही बात पूछ रहे थे कि रेणु जी का जन्म क्या दिल्ली में हुआ था? तो मतलब मुझे पता था कि ऐसी सूचनाएँ अधिकतर साहित्य से संबंधित ही जी। होती हैं। तो पिताजी ने कहा कि पूरी बात तो मुझे समझ नहीं आई, बस उन्होंने 1-2 जानकारी ली जो मैंने बता दी। मैंने कहा पापा कुछ पता चला फ़ोन वग़ैरह कहाँ से आया? कह रहे नहीं। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि जो आपकी जो पांडुलिपि है, उसका चुनाव द्वितीय पुरस्कार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार के लिए क्या कर लिया गया है। तो मुझे मतलब असीम प्रसन्नता और खुशी हुई कि देखिए, एक तरह से मेरी पहली पुस्तक उसी को मानेंगे कि वो छपी भी नहीं थी, प्रकाशित भी नहीं हुई थी और पांडुलिपि थी कि वो उसको पुरस्कार मिल गया। बहुत बढ़िया। आप बच्चों पर काफ़ी लिखती हैं जी। और आपकी पुस्तकों को विभिन्न स्कूलों के पाठ्यक्रम हाँ में जी। शामिल किया गया है। ऐसी वो कौन-कौन सी पुस्तकें, कौन-कौन सी रचनाएँ हैं? जी। जी। मेरी देखिए 5वीं कक्षा की पुस्तक है वितान, उसमें एक कहानी है अद्भुत प्रतिभा, एक बच्ची पर है वो कहानी और बड़ी ही खूबसूरत कहानी है कि कैसे जो एक बच्ची है वो मतलब चित्रकार बनना चाहती है, कैसे अपने रंगों को बुनती है अपनी कल्पनाओं में, तो उस पर वो कहानी है। वो मेरी कहानी बाल भारती में छपी थी और उसके बाद मुझे याद आता है 2013 के आसपास की बात थी, तो संयुक्ता लूथरा मैम थी, उनका मेरे पास कहीं से फ़ोन आया, कहती हैं हम बड़े दिनों से तुम्हें ढूँढ रहे थे पर हमें कहीं से तुम्हारा संपर्क नहीं मिल पा रहा था। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं, मैं उनकी संपादक हूँ और हमें तुम्हारी एक कहानी बहुत पसंद आई है, तो तुम्हारा चयन उसमें तुम्हारा मतलब सहमति ली जानी ज़रूरी थी। उस तुम्हारी सहमति के बिना हम प्रकाशित नहीं कर सकते थे। तो एक वितान पुस्तक है, उसमें हम तुम्हारी ये कहानी ये सम्मिलित करना एनसीईआरटी की चाहते हैं। पुस्तक है? वो आजकल तो प्राइवेट अच्छा, पब्लिशर्स की जी, भी जी। आ रही हैं, पर मतलब वो उनके साथ भी जुड़ी हुई जी, थी। बिल्कुल। वैसे एनसीईआरटी पर उन्होंने बहुत काम किया जी, था, जी। तो वो शायद सेवानिवृत्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा मैं इनके साथ काम जी। कर रही हूँ और ये रचना बहुत पसंद आई है, तो अगर आपको कोई तो मैंने कहा कि मैम ये तो नेकी और पूछ-पूछ सौभाग्य की बात है सही बात है। कि रचना को बच्चे पढ़ेंगे, उससे खूबसूरत बात क्या हो सकती जी। है। तो फिर मेरी उस रचना का चयन किया गया और वो वितान में 2013 से वो पढ़ाई जा रही है स्कूल्स में। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगता एक है। आपकी जो एक पुस्तक है रंगीली टिक्की और गुल्लू। जी, कई बिल्कुल। भाषाओं में इसका जी, अनुवाद हो जी, जी। चुका है, उर्दू, गुजराती, उड़िया और
उसी के बारे में आप जी, बताइए, मैं जी। तो पूरा जी, ये मेरी जो पुस्तक है रंगीली टिक्की और गुल्लो, मैंने मूल रूप से इसको हिंदी में लिखा था और 6 भाषाओं में इसका अनुवाद अभी तक आ चुका है। अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, ओड़िया में, गुजराती में, और बहुत एक संतुष्टि मिलती है कि देखिए आपकी पुस्तक को सिर्फ़ हिंदी भाषी पाठक ही नहीं अपितु अन्य भाषा-भाषी पाठक भी पढ़ रहे हैं। ये पुस्तक मैं लेकर आई हूँ। ये है एक छोटी-सी चित्रात्मक पुस्तक है, जी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के मन को इतना छू गई है कि उन्हें बहुत पसंद आती है। क्या और मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखे कि जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो अच्छा, बच्चों को सुना रहे हैं। तो एक लेखन को थोड़ी-सी संतुष्टि मिलती है कि चलो, अगर हम जो लिख रहे हैं उससे किसी भी बच्चे को, कहते हैं ना कि अगर थोड़ा-सा भी उसके दिमाग में कुछ जाता है, तो हमारा लेखन जो है वो सार्थक हो जाता है। रेणु जी, हिंदी दिवस पर हम आज चर्चा कर रहे जी। हैं। क्या पर्याप्त है 14 सितंबर सिर्फ़ कि हम सीमित रहें 14 सितंबर तक हिंदी दिवस को मना करके? हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए और क्या करना चाहिए देश के आम नागरिकों को और संस्थानों को? क्या जी। समझते हैं इसके बारे में? देखिए, हमारा देश या विश्व में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे दिवस होते हैं जिनको हम मनाते हैं। जैसे कि अभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया गया जी, था, क्योंकि 23 अगस्त 2023 में हमारा जो चंद्रयान है वो पृथ्वी पर गया था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब से हर वर्ष उसको मनाएँगे। तो वो एक असाधारण घटना थी, उसको हम दिवस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, मना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भाषा जो आपकी रग-रग में बसी हुई है, जिसको आप दैनिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं, उसको केवल हम एक दिवस तक कैसे सीमित कर सकते हैं? जी, क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्षयान प्रतिदिन नहीं भेजा जा सकता, जी, लेकिन भाषा जिसको आप प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं, कार्यालयों में प्रयोग हो रही है, पाठशाला में प्रयोग की जा रही है, पुस्तकालय में वो प्रयोग की जा रही है, और सबसे बड़ी बात, हमारे दैनिक वार्तालाप में वो प्रयोग की जा रही है, तो उसको सिर्फ़, और यही कारण है कि अगर हम कहते हैं ना कि हिंदी पिछड़ी हुई है, तो उसके पिछड़ने का एकमात्र कारण भी यही है कि हमने इसको कह सकते हैं कि महोत्सव की भाषा बनाकर रख दिया है कि हिंदी दिवस आएगा, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो गया, चलिए भाई हिंदी पाठक को बुला लीजिए, हिंदी लेखक को बुला लीजिए, या फिर हिंदी साहित्यकार को बुला लीजिए, ये हिंदी कवि को बुला लीजिए। या सिर्फ हिंदी पखवाड़ा या हिंदी बिल्कुल। सप्ताह के रूप में मना के हिंदी छोड़ सप्ताह दें। या हिंदी सप्ताह नहीं कि 7 दिन तक सिर्फ़ आप अपने कार्यक्रम आयोजित करिए, नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी भाषा वो दबती चली जाएगी। फिर उसको मात्र अब जैसा कि हम देखते हैं सितंबर माह में अधिकतर श्राद्ध पितृ दिवस जिसका आयोजन करते हैं। तो ये भी सुनने को मिल जाता है कि देखिए, जिस तरह से पितृ श्राद्ध दिवस आता है वर्ष में एक बार, जी, हिंदी का भी श्राद्ध 14 सितंबर को मनाते हैं। तो ये हमारे लिए सच में एक शर्मनाक बात है कि अगर हमें ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो हिंदी को उठाने के लिए, और ना ये भी बात है कि एकाएक हम इसे नहीं उठा सकते। हुँ, किसी भी चीज़ को देखिए, फसल कब अच्छी होती है? जब बीज अच्छा होता है। तो इसी तरह से अगर हमें भाषा को उन्नत बनाना है, तो अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को उससे परिचित कराइए। उनको बिल्कुल भी विमुख कराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, अगर बच्चा मातृभाषा या हिंदी, मातृभाषा तो अधिकतर बच्चे सीखते ही हैं, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जहाँ पर जी, बहुत सारी विविध भाषाएँ बोली जाती बिल्कुल। हैं, मातृभाषा भी यहाँ पर बहुत सारी हैं। लेकिन अपने बच्चे को मैं तो यह कहूँगी कि जब वो बोलना शुरू कर देता है, माँ या पापा बोलता है, तो आप उसके सामने ऐसी जो शिशु पत्रिकाएँ होती हैं, शिशु पुस्तकें होती हैं, उनको दिखाएँ। क्योंकि देखिए, बच्चा ना हमेशा उस चीज़ का अनुकरण करता है जो हमेशा माता-पिता या बड़े लोग करते हैं। बिल्कुल। वो अनुसरण नहीं करते जो उनको उपदेश दिया जाता है। तो इसीलिए अगर हमें हिंदी को बढ़ाना है, तो माता-पिता या हर व्यक्ति को भी अपने हाथों में हिंदी की पुस्तकों को लेना होगा। लेना। ताकि जब एक बच्चा बचपन से आँखें खोल रहा है, तो वो देखे कि मेरे माता-पिता के हाथ में ये पुस्तक है। और हर बच्चे के लिए उसके माता-पिता आदर्श होते हैं, उनकी बातों को वो सर आँखों पर लेता है, उनके सिवाय उसे पूरी दुनिया में उस समय कुछ नज़र नहीं आता। तो आप अगर मंच संचालन करती हैं, जी, बहुत अच्छा मंच संचालन करती हैं। जी, धन्यवाद। कई बार आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पुस्तक भी लिखी है। जी, मैं मंच संचालन पर आता हूँ। एक मंच संचालन के लिए जी, भाषा का स्तर कैसा हो? भाषा पर कैसी पकड़ हो? जी, किन-किन बातों का ध्यान रखना जी। चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मंच संचालन मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है या कोई युवा चाहता है कि वो मंच संचालक बनना चाहता है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यह कहूँगी कि मंच संचालक बनने के लिए आपका शब्दकोश जो है, वो विस्तीर्ण होना, यानी कि बहुत विशाल होना बहुत ज़रूरी है। और आपका शब्दकोश कैसे बढ़ेगा? जब आप पढ़ेंगे। पढ़ें। इसीलिए लिखने से पहले भी या बोलने से पहले भी आप
पढ़ना सीखें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे विचार सीखते हैं। अब देखिए, अगर हम बोलेंगे तो सिर्फ़ मैं वही बोलूँगी जो मुझे पता है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे या बहुत सारे विचार-विमर्श होंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, ज्ञान की बातें सीखेंगे और वो धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क में आती चली जाएँगी। इसीलिए एक मंच संचालक की भाषा पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, धारा प्रवाह बोलना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा उसको एक प्रभावशाली भाषा जिसको बोलेंगे, ऐसी शब्दावली जो कि प्रेरक करती हो और जितने भी श्रोतागण सुन रहे हों, उनके अंदर एक झनकार उत्पन्न करती हो, जी। वो होना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पुस्तक लिखी, हाँ जी। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर जी, लिखी और भी देश के ऐसे महान पुरुष हैं जो जी। देश में क्रांतिकारियों पर आपने पुस्तक हाँ लिखी। जी। कुछ उनके संस्मरण, कुछ उनके आप अनुभव बताएँ? जी, बिल्कुल। मैं जब ये जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जब इन पर मैं पुस्तक लिख रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए शोध किया और मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं पढ़ने लगती थी ना, तो कई बार मेरी आँखों में इतने आँसू आ जाते थे और ना ऐसे रोम-रोम पूरी तरह से उबल जाता था कि किस तरह से, जैसे एक सूर्य सेन हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी कि अंग्रेज़ों ने कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित करके उनको मारा कि और छोटी-छोटी बात पर अंग्रेज़ों के लिए मतलब एक छोटी-सी बात की सूचना यहाँ से वहाँ चली गई, हुँ। उसी बात पर उनको मार दिया। और मारने का भी तरीका कि भई एकदम से मत मारो कि पीड़ा उसको एकदम से दें, पहले उसके नाखूनों को खुरचा, फिर उसमें उन नमक लगाया गया, फिर धीरे-धीरे उनके जो पैर थे उनको एक-एक उसे काटा गया, उनकी आँखों में सरिये घुसाए गए। तो मतलब एक तरह से जो हमारा रोम-रोम है एक भारतीय होने के नाते वो क्रंदन कर उठता है, तड़प उठता है कि बिल्कुल। कितनी पीड़ा से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो गुज़रे और मतलब वही वाली बात है, वीर गति को प्राप्त जी, हुए। और मुझे लगता है कि अगर आज मैं और आप इतनी स्वतंत्रता से बात कर रहे हैं, तो ये उन्हीं शहीदों की वीर गति का परिणाम है बेशक। कि हम और आप आपस में यहाँ पर बातें कर रहे हैं, स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं और अपने देश में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसे जो वीर हैं, उनको मेरा शत-शत नमन। मैं फिर वहीं आऊँगा। कोई ऐसे प्रधानमंत्री या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई ऐसी महान हस्ती जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो, कुछ संस्मरण हो? मुलाकात तो मेरी इस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संस्मरण लिख रही थी, तो मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई थी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और वो मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको गीता कंठस्थ थी, जी, बहुत बड़ी बात है, वो वीणा बजाया वीणा करते थे, बजाएँ। बहुत अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात, वो युवाओं को ये कहते थे कि 2030 आने तक ना आपको अपने भारत को विज्ञान का भारत बनाना होगा और वो जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो कहीं पर अपना जी, व्याख्यान ही दे रहे व्याख्यान। थे। तो वो हमेशा युवाओं को यही कहा करते थे कि अपने अपने व्याख्यान में कि आप विज्ञान को चुनो। विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो कि आपकी आँखों को खोल सकता है और आपको विकास की वो गहराइयाँ दे सकता है जो आपको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि जब एक व्यक्ति एक फलक पर पहुँच जाता है तो वो दूसरों को गौण समझने लगता है। मगर जब भी कोई व्यक्ति उनसे मुलाकात करता था, इतनी विनम्र वो बिल्कुल। व्यक्ति थे कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये वही महान हस्ती हैं। पर कहते हैं ना कि कोई कितना महान है ये उसके विचारों से और उसके व्यक्त करने के तरीके से पता लग जाता है, उसके व्यवहार से। जो उच्च व्यक्ति होते हैं, उच्च पदस्थ व्यक्ति होते हैं, हमेशा जो उनका व्यवहार होता है वो गौण और विनम्र विनम्र होता है। भाषा के लिए या भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए बताते हैं कि उस भाषा का समाचार पत्र और उसकी पत्रिकाएँ, हाँ जी, ये एक महत्वपूर्ण उनका बिल्कुल। एक रोल होता है। समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, हाँ जी। आपने किन समाचार पत्रों से और पत्रिकाओं से आप प्रभावित हैं या आपकी रचनाएँ उसमें प्रकाशित होती जी। रहती हैं? हिंदी के जो समाचार पत्र हैं, बहुत एक जो विश्वसनीय, अगर मैं जिसको मैंने बचपन से अपनी आँखों के समक्ष देखा, नवभारत टाइम्स का ही नाम लूँगी। जी, जब मैंने अपनी आँखें खोली, मतलब जब पढ़ना मैंने प्रारंभ कर दिया, तो नवभारत टाइम्स एक ऐसा समाचार पत्र था जो रोज़ घर में आया करता जी, था। मैं उसे जुड़ती रही। फिर वही है कि मुझे लगता है कि उसकी जो भाषा है, वो भी मतलब बहुत कम उसमें गलतियाँ नज़र आएँगी अगर हम अभी भी देखें। इसके बाद हिंदी का ही एक हिंदुस्तान है, वो भी एक बहुत अच्छा समाचार पत्र है। इसके बाद एक दैनिक ट्रिब्यून
ट्रिब्यून निकलता है चंडीगढ़ से, वो भी एक हिंदी भाषा का अच्छा वो पंजाबी में भी निकलता है, द ट्रिब्यून अंग्रेजी में भी निकलता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा समाचार पत्र है। हिंदी अगर जो पाठक हैं वो उससे जुड़े तो बहुत, और एक और है दैनिक भास्कर, भास्कर समूह का समाचार हाँ, पत्र है, उसकी और पत्रिका भी है बिल्कुल आज पत्रिका जिंदगी। भी आती है आज जिंदगी, मेरा हाल ही में लेख प्रकाशित हुआ बिल्कुल था। मैंने हाँ पढ़ा। जी, हाँ जी। तो दैनिक भास्कर से जुड़ेंगे ना, खास तौर से जो पाठक हमारे अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि उन्हें लेखक बनना है, तो मैं यही कहूंगी कि दैनिक भास्कर से अवश्य जुड़ें, क्योंकि दैनिक भास्कर में सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, उसमें नवीन चीजें होती हैं, और वो नवीन चीजें होती हैं जो बाकी समाचार पत्र बाद में पकड़ते हैं, वो उनको पहले ही बता देते हैं। बहुत सारी नई नई चीजें, एलन मस्क ने ये किया, या वहां पर उस देश में ये हुआ, इसने विश्व कीर्तिमान बनाए हैं, वो बहुत सारी नई नई आपको उसमें खबरें मिलती हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण होता साहित्य का अगर कोई सही मायने में प्रचार प्रसार कर रहा है तो दैनिक है। भास्कर बिल्कुल। और उसके पत्र समूह। हाँ जी। कुछ पत्रिकाएं जैसे कि प्रकाशन विभाग की आजकल हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल। हाँ जी। उसकी हिंदी में योजना है, जी, उर्दू जी। में भी है, कुरुक्षेत्र भी है। कुरुक्षेत्र है, जी, हिंदी अकादमी की पत्रिका है इंद्रप्रस्थ बिल्कुल। भारती और बाल भारती है, जी। ऐसी पत्रिकाएं सरिता है। जी, जी। तो ये पत्रिकाएं हमने बचपन में पढ़ी हैं। हाँ जी। तो इन पत्रिकाओं से आप मानते हैं कि अगर हम इनकी सदस्यता लेते हैं या निरंतर हमारे घर में जी, जी। आती हैं, तो कहीं न कहीं हमारी हिंदी अच्छी होती है? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि बचपन में जैसे नंदन और चंपक जब हमारे हाँ, इर्द-गिर्द आया बिल्कुल। करती थी, अगर मुझे लगता है मैं लेखन के क्षेत्र में आई हूँ, तो नंदन और चंपक पढ़कर ही एक आई चंदा हूँ। मामा पत्रिका चंदा आती मामा थी। पत्रिका आती थी, तो नंदन और चंपक ऐसी पत्रिका है कि अगर बच्चे को बचपन से, अब तो ख़ैर मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं जी, दुर्भाग्यवश नंदन जो है वो बंद हो चुकी जी। है। तो बहुत अच्छी पत्रिका थी, और बहुत सारे मुझे लगता है पाठक पढ़कर उसको लेखक बने हैं, जिनमें से मैं अपना भी नाम लेना जी, चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी पत्रिका थी नंदन, उसको बंद नहीं होना चाहिए था, पर वित्तीय कारणों से वो बंद हो गई। और भी बाल भारती, एक बाल भारती हाँ, पत्रिका प्रकाशन विभाग की है, जी, आजकल जिसका आपने नाम लिया, आजकल बड़ों के लिए है, जो इसमें बड़ों से संबंधित लेख, बहुत ही उत्कृष्ट जो पत्रिका है, ये उस श्रेणी में रखी जी। जाएगी। एक प्रभात प्रकाशन की भी साहित्य अमृत है। जी हाँ, ब साहित्य अमृत, बहुत साहित्य ही की बहुत अच्छी बहुत पत्रिका है। साहित्य की बहुत अच्छी जी, पत्रिका है, मेरी उसमें अक्सर रचनाएँ छपती जी, रहती हैं, और बहुत नई-नई बातें बताती है, उसमें भी आपको लेख भी मिलेंगे, जो नई-नई न संपादकीय जो होता है वो नए-नए विषयों पर होता है, और साहित्य से संबंधित बहुत सारी जानकारी भी उस पत्रिका के अंतर्गत आती समाचारों है। से जुड़ी हुई पत्रिका इंडिया टुडे हाँ जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी हिंदी में उसका पत्रिका है, वो है। बिल्कुल। और भी ऐसी कई हाँ पत्रिकाएँ हैं जी। जो हमें देखने को जी, मिलती जी, हैं और उनका जो कवर है, उनका जो शब्द हैं, बिल्कुल। उनकी जो रिपोर्टिंग है, हाँ बहुत जी, अच्छी होती है। उसमें बिल्कुल, साहित्य भी, समाचार भी बिल्कुल, और फ़िल्म भी सारी चीज़ें उसमें मिलती बिल्कुल हैं। सही। तो अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए जो हिंदी संस्थान है, जैसे हिंदी अकादमी, हाँ हिंदी जी। साहित्य अकादमी और फ़िल्मों का क्या रोल हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए आप समझती हैं? जी। देखिए, जहाँ तक संस्थानों की बात है, तो अगर बचपन से ही बच्चों को उस ओर अग्रसर किया जाता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने और हम वहीं से प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी। और हाँ, बात आती है अगर हम सिनेमा की बात करें, तो सिनेमा का भी बहुत अधिक योगदान पड़ता है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, जो बहुत जल्दी दर्शकों को अपने से जोड़ लेता है। अगर मतलब किसी भी कोई अच्छे विषय पर, जैसे कि अगर हम 12वीं फ़ेल की बात करें, जी हाँ, तो देखिए बहुत अच्छी, उसमें एक बहुत ही यथार्थ चीज़ें भी थी, कि यथार्थ को उठाया गया था सीधा, बिल्कुल। ज़मीन से जुड़े लोग थे, किरदार भी उसके ऐसे ही थे, और बहुत अच्छा प्रभावशाली संदेश दिया गया था, हिंदी भाषा में थी। जी, तो अगर कोई जो हिंदी भाषी व्यक्ति उसको देखेगा फ़िल्म को, तो उससे अवश्य जुड़ाव महसूस करेगा, और वो इस बात को पक्का समझेगा कि देखिए जीवन में कमियाँ चाहे लाख हों, लेकिन अगर आपका प्रयास लगातार लगा लगा रहेगा, तो आप जीवन में ऊँचाइयों को छू सकते हैं, उन शिखर तक पहुँच सकते हैं, जिनको सोचने की कई लोग कामना भी नहीं कर पाते हैं। आप तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्टूडियो अमरदर्श में हैं। जी, इसकी टैगलाइन है हमेशा सोचिए हम जी। भारत के लिए क्या कर सकते जी, हैं। जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे राही जी, कि यहाँ आकर मुझे अंतर्मन से इतनी प्रसन्नता हो रही है, और मेरे साथ मेरी बहन भी आई हुई हैं। तो जब आप यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो हम दोनों यही चर्चा कर रहे थे कि हम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आ पाए थे, कि एक इतनी अच्छी एक एनजीओ है, एक स्वयंसेवी संस्थान है, जो कि हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए मतलब पूरी तरह से अग्रसर है। तो
जो युवा लोग हैं और ख़ास तौर से जो प्रगतिशील विचारों के हैं, उनको इससे अवश्य जुड़ना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि एक-एक करके ही, बूँद-बूँद करके ही घड़ा भरता है या एक-एक मोती से ही माला बनती है। तो जब बहुत सारे मोती ऐसे एकत्र हो जाएँगे तो माला बनेगी और बड़ी खूबसूरत बनेगी जो हमारे देश का हर ओर नाम रोशन करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत-बहुत आभार। बहुत खुशी हुई मुझे जी, आपने आमंत्रित जी। किया। गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक। गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक। अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। ये थी रेणु सैनी साहिबा। आइंदा हम आपको हिंदी दिवस के अवसर पर किसी ऐसी ही व्यक्तित्व की भेंट कराएँगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।